गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो जुलाई का करंट अफेयर्स हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, वो सॉरी स्टार्ट कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करेंगे, जुलाई का करंट अफेयर्स। पहले बताइए, आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ जी। start कर चुके हैं। ओके। तो एक बार सर गो थ्रू कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस करे थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कुछ कुछ आंसर बताइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, ये पहले कर चुके हैं। Which of the following teams has won the Women's Kabaddi League 2023 in Dubai? Which of the following teams has won the Women's Kabaddi League in 2023 in Dubai? Uma Kolkata, Rajasthan Riders, Punjab Panthers, और इट इज ग्रेट मराठास। बताइए। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या था इसका? उमा कोलकाता। ओके। क्वेश्चन नंबर 46। Who among the following will be honored with the Lokmanya Tilak National Award 2023? Who among the following will be honored with the Lokmanya Tilak National Award 2023? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्रीमती टेसी थॉमस। बताइए सर। करेक्ट आंसर था मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को अभी ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का बताइए। Who amongst the following has won men's single Wimbledon title 2023? Who amongst the following has won the men's singles Wimbledon title 2023? ये भी हम लोग पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? कार्लोस अल्काराज। ऑलराइट। तो अगर हम लोग बात करें, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, हाँ यही था क्वेश्चन नंबर 67 लास्ट था पिछली क्लास का, कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इसका हम लोगों ने आंसर देखा था, आंसर वाज सैंडलवुड सितार। ठीक है, सैंडलवुड सितार, सितार गिफ्ट किया है। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 67 तक। तो इसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 से। सॉरी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एथलीट्स won 27 medals, 6 gold, 12 silver and 9 bronze at the Asian Athletics Championship 2023 Bangkok. Bangkok is the capital of Thailand। ठीक है, तो थाईलैंड में आपका ये इवेंट हो रहा है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। भारत ने 27 मेडल जीते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप द मेडल टैली? इनमें से किस कंट्री ने मेडल टैली को टॉप किया है? जापान, चाइना, इंडिया, थाईलैंड। बताइए सर। Recently, Indian athletes won 27 medals at the Asian Athletic Championship 2023 Bangkok. Which of the following countries topped the medal tally? बताइए सर। करेक्ट आंसर इज योर
जापान, ठीक है। करेक्ट आंसर इज जापान। टॉप किसने किया था? जापान ने किया था। इंडिया को 27 मेडल्स मिले, जिसमें से 6 आपके क्या है, सॉरी 9 उसमें गोल्ड मेडल्स हैं। स्टार ऑफ द शो किसे कहा गया? ज्योति अराजी को कहा गया, जिन्होंने 2 मेडल जीते, एक गोल्ड जीता विमेंस 100 मीटर हर्डल्स में और एक सिल्वर जीता विमेंस 200 मीटर फाइनल्स में। उसके अलावा जो आपका आभा खतुआ जी हैं, उन्होंने क्या जीता, और मनप्रीत कौर इन्होंने जीता सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। कृष्ण कुमार इन्होंने क्या जीता आपका, सिल्वर मेडल, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 68 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। रिसेंटली साइंटिस्ट have detected phosphine in the atmosphere of which of the following planets? अभी फॉस्फीन मिला है सर। फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, ठीक है। एक एटम फास्फोरस का 3 हाइड्रोजन के, कलेक्टिवली ये बनता है फॉस्फीन। अभी किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन मिला है, मार्स है, सैटर्न है, वीनस है या जुपिटर है? बताइए सर। अभी साइंटिस्ट ने फॉस्फीन डिस्कवर किया है सर, किस प्लैनेट में? ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट खोज है, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों। बताइए सर। तो ए तो यूनानिमसली सबका आंसर ए है। मतलब आप लोगों को लगता है कि सारी रिसर्च का पैसा मार्स पे खर्च होता है ना, बाकी सैटर्न वीनस जुपिटर ही, इनको तो हमने छोड़ दिया है, इनके ऊपर तो हम बात ही नहीं करते हैं। चलो बहुत बढ़िया अकबर बाबर। करेक्ट आंसर इज वीनस, ठीक है। फॉस्फीन मार्स में नहीं मिला है, फॉस्फीन आपको मिला है वीनस में। इसकी खास बात यह है कि देखो, जब अर्थ पे फॉस्फीन मिलता है तो अर्थ पे फॉस्फीन कैसे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्थ पे फॉस्फीन किससे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है, विद एक्सट्रीमली लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के, लगभग लगभग नेग्लिजिबल ऑक्सीजन का यूज करके बैक्टीरिया क्या करते हैं? अर्थ पे फॉस्फीन क्रिएट करते हैं। तो अभी वीनस के क्लाउड में फॉस्फीन मिला है, तो अगर फॉस्फीन मिला है तो ये एक हमें सिग्निफाई कर रहा है, एक साइन दे रहा है कि हो सकता है कुछ बायोलॉजी या कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं वीनस प्लैनेट पे, ठीक है। अभी तक तो हमें ये लगता था कि इन प्लैनेट्स पर कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन एक बायो सिग्नेचर का एक साइन आप इसे मान सकते हो कि शायद ऐसा हो कि वहां पे कुछ जीवित बैक्टीरिया रहते हो, इस वजह से वो फॉस्फीन बना पा रहे, क्योंकि अर्थ पे फॉस्फीन मिलने का रीजन क्या है? बैक्टीरिया की मौजूदगी। तो इसलिए ये एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है इन वीनस। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि फॉस्फीन जरूरी नहीं बैक्टीरिया से ही बने, ये बन सकता है, कुछ रॉक्स होती हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है, ठीक है। अगर वो अपर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, वाटर और एसिड के साथ प्रोसेस करती हैं, तो भी फॉस्फिन गैस बन सकती है, ठीक है। तो जैसे कुछ आपके जो रॉक्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, इतने ऊंचे माउंटेन्स जो आपका अपर एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करें, तो इनके इंटरेक्शन की वजह से भी फॉस्फिन क्रिएट हो सकता है, ये भी कुछ आपका रिसर्च का मानना है। बाकी अब फॉस्फीन बनने का क्या रीजन है वीनस पे, इस पर डिस्कशन चलेगा, इस पर आगे रिसर्च चलेगी। बट अभी तक इतना तो चलो हमें पता चल गया कि फॉस्फीन मिल गया है वीनस प्लैनेट पर। फॉस्फीन होता क्या है सर? एक फॉस्फोरस एटम, 3 हाइड्रोजन एटम मिला दो, PH3, दैट इज योर फॉस्फीन। आपसे एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट यही पूछ ले कि फॉस्फीन किस प्लैनेट पे मिला है, या फिर दूसरा सवाल ये बन सकता है कि फॉस्फीन का आपसे क्या पूछ ले? फॉर्मूला पूछ ले। तो ये ध्यान रखना, इट इज हाईली टॉक्सिक, ठीक है, जहर है ये एक तरीके का। तो ऐसे रॉकी प्लैनेट जैसे वीनस है और अर्थ है, फॉस्फिन कैन ओनली बी मेड बाय लाइफ, वेदर ह्यूमन और माइक्रो। तो फॉस्फिन अर्थ पे तो माइक्रोब से बन रहा है, अब वीनस पे कैसे बन रहा है इसके ऊपर रिसर्च चलेगी, ठीक है। तो वो देखना रहेगा आने वाले दिनों में कि फॉस्फिन कैसे बन रहा है
वीनस पे। नॉन बायोलॉजिकली भी बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में, फॉस्फीन को एज ए केमिकल वेपन यूज करा गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है फॉस्फीन का। चलिए, तो दैट इज अबाउट फॉस्फीन एंड द वीनस प्लैनेट। क्लियर है सर? तो वो तो अब आने वाले दिन बताएंगे कि वहां पर फॉस्फीन कैसे बना, तब तक के लिए हम वेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 बाय नीति आयोग, which of the following states has topped the overall ranking? ठीक है, कौन सा स्टेट कितना बेटर तरीके से एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, प्रिपेयर्डनेस कैसी है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, तो उसकी एक रैंक लिस्ट बनाई गई है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 किसने बनाया है? नीति आयोग ने बनाया। तो इस इंडेक्स को किस स्टेट ने टॉप करा है? तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने, कर्नाटका ने या फिर आपका गुजरात ने? देखो, अभी कुछ टाइम पहले एक्सपोर्ट के मामलों में हम लोगों ने तमिलनाडु को आगे देखा एक्सपोर्ट के मामले में, लेकिन हमें मालूम है गुजरात भी एक अच्छा सेंटर है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप तुक्का लगा सकते हो तो गुजरात और तमिलनाडु में आप लगा सकते हो। ठीक है, और जहां तक इस सवाल के जवाब की बात है तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, अभी जो नीति आयोग ने इंडेक्स प्रिपेयर किया है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो टॉप किसने किया है? तमिलनाडु ने टॉप किया है। ठीक है, और ये पहले यहाँ पर टॉप कौन करता था? गुजरात टॉप करता था, बट इस बार गुजरात की जगह किसने ले ली है? तमिलनाडु ने। अगर तमिलनाडु की हाल फिलहाल में आप परफॉर्मेंस देखो, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन एंड ग्लोबल मार्केट फुटप्रिंट, तो इन सारी चीजों ने इसकी टॉप रैंकिंग पे कंट्रीब्यूट किया है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो ये क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जैसे ये आपका ऑटोमोटिव फील्ड में एक्सपोर्ट है, लेदर फील्ड में एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल्स में एक्सपोर्ट है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में एक्सपोर्ट करता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, हिमालयन स्टेट्स की बात करें, जो हिली स्टेट्स हैं, तो उसमें टॉप किसने करा है? उत्तराखंड ने टॉप करा है। उसके बाद फिर आपका आता है हिमाचल, देन मणिपुर, देन त्रिपुरा, देन सिक्किम, देन नागालैंड, देन मेघालय, देन अरुणाचल, देन मिजोरम। ठीक है, यानी अरुणाचल अपना सेकंड लास्ट पे है हिली कैटेगरी स्टेट में। और अगर ऐसे स्टेट्स की बात करें जो लैंड लॉक्ड है, जैसे तमिलनाडु के पास क्या खास बात है? उसके पास तो पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी है, तो चेन्नई पोर्ट है इतना बड़ा उनके पास, तो वो बहुत स्मूथली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सर्टेन स्टेट्स लाइक जैसे तेलंगाना है, कुछ यूटीज, कुछ स्टेट्स लाइक हरियाणा है, ठीक है, इनके पास अपना खुद का कोस्टल पोर्ट तो नहीं है, पोर्ट इनके पास खुद का तो है नहीं। अगर ये एक्सपोर्ट करेंगे तो उन्हें किसी स्टेट की मदद लेनी पड़ेगी। तो ऐसे स्टेट जो लैंडलॉक्ड हो, उसमें किसने टॉप करा है? हरियाणा ने टॉप करा है। फिर तेलंगाना है, देन उत्तर प्रदेश है, देन पंजाब है, देन मध्य प्रदेश है और देन राजस्थान है। अगर यूटीज या फिर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो किसने टॉप करा है? गोवा ने टॉप करा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका गोवा के बाद जम्मू कश्मीर है, देन दिल्ली है, देन अंडमान निकोबार है, देन आपका लद्दाख है। तो ये कंप्लीट लिस्ट है स्टेट्स की कैटेगरी वाइज फॉर द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो जनरली ये टॉप परफॉर्मेंस तमिलनाडु पे ही बनाएगा, तो ध्यान रखना नंबर 1 पे कौन है एक्सपोर्ट के मामले में इस टाइम? आपका तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। अभी हमने किसी एक कंट्री के साथ होराइजन 2047 एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड द होराइजन 2047 एग्रीमेंट?
2047 मैंने आपको पिछली बार भी बताया था क्या सिग्निफाई करता है, हमारी आजादी के 100 साल सिग्निफाई करता है, 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब जो अगला गवर्नमेंट का टारगेट है वो 2047 को नजर में रखते हुए है कि जब तक 2047 आएगा हमें एक डेवलप्ड कंट्री बन के उभरना है और एक शक्तिशाली देश बन के उभरना है, क्योंकि 2047 में हमारे देश को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो किस कंट्री के साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है? हाँ, तो मेजोरिटी इज विद सी, कुछ लोग तोको जी कह रहे हैं डी। ओके, तो फ्रांस और जापान में तुक्के लग रहे हैं। अभी आपको पता है मोदी जी कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे ना। तो ये एग्रीमेंट सर किसके साथ करके आए हैं? फ्रांस के साथ करके आए हैं। इट इज इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन यूरोप। ठीक है, तो होराइजन 2047 है क्या सर? ये एक तरीके का एग्रीमेंट है जो हमारी जो फ्रेंडशिप है इंडिया और फ्रांस की उसको एक अलग लेवल पे ले जाएगा। इसका पर्पस ये है कि देखो 2047 एक वो साल है जब भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी 100 साल हो जाएंगे और जो इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको 50 साल हो जाएंगे। तो इसमें आगे का वे फॉरवर्ड दिया गया, यानी होराइजन 2047 एक वे फॉरवर्ड है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का कि हम आने वाले टाइम में 2047 तक किन किन फील्ड्स में और ज्यादा एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स में अपनी जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। द विजन डॉक्यूमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो बनाया गया है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ डिफेंस, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, साइबर स्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रेगुलर डिफेंस एक्सरसाइज एंड द ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? जो आपका जो समंदर में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उससे जो इकोनॉमी चल रही है उसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इन सारी फील्ड्स में आने वाले दिनों में हम अपना कॉपरेशन और स्ट्रॉन्ग करेंगे फ्रांस के साथ, ये डॉक्यूमेंट बोलता है। ठीक है, तो इसी कॉपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया और फ्रांस ने होराइजन 2047 एग्रीमेंट साइन किया है। अब देखो एक बार अगर नजर डालें इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशंस को, तो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो 1947 में स्टैब्लिश हो गए थे जब हमें आजादी मिली थी, और उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम ले गए थे 1998 में। यानी पहले सिर्फ हमारा एक डिप्लोमेसी थी कि हाँ भाई फ्रांस का एम्बेसडर हमारे यहाँ है, हमारा एम्बेसडर फ्रांस का है, लेकिन कोई डिप्लोमेटिक टाइप बहुत स्ट्रेंथन नहीं थी। वो कब से स्टार्ट हुई? 1998 में स्टार्ट हुई। अगर ट्रेड की बात करें तो फ्रांस हमारा एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है और वो हमारा 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर भी है। ठीक है, डिफेंस में अगर हम बात करें तो वो हमारा डिफेंस सप्लायर भी है इम्पोर्टेंट। जैसे आपको पता है अभी रफेल हमने कहाँ से खरीदे थे? फ्रांस से खरीदे थे। उसके अलावा जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है प्रोजेक्ट 75, ठीक है, उसमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो 6 सबमरीन बनाई गई हैं वो कहां से बनाई, किसकी मदद से बनाई गई हैं? फ्रांस की मदद से बनाई गई हैं। ठीक है, डिफेंस फील्ड में हमारी जॉइंट एक्सरसाइज भी होती है, उनके नाम ध्यान रखना। दोनों नेवीज के बीच होती वरुण एक्सरसाइज, एयरफोर्स के बीच होती गरुड़ एक्सरसाइज और आर्मी के बीच होती है मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। इंटरनेशनल एफर्ट्स में आप देखोगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको इंटरनेशनल लेवल पे लाने में दो ही कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल था, इंडिया और फ्रांस का। न्यूक्लियर एनर्जी में अगर हम बात करें तो एक जैतपुर महाराष्ट्र में आपका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनने जा रहा है जिसमें किसकी मदद मिल रही है? फ्रांस की मदद मिल रही है। टेक्नोलॉजी में बात करें तो एक इंडो फ्रेंच रोड मैप बनाया गया था साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी पर, जो 2019 में अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी के लिए भी हमने एक रोड मैप बना रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी हमने एक रोड मैप बना रखा है जिसमें हम दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो ये कुछ अभी तक की हिस्ट्री है ऑफ द इंडो फ्रांस बाइलैटरल
रिलेशंस। ठीक है सर, एक बार मैं सोचा एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि क्या हमारे रिलेशंस किस किस फील्ड में किस किस कंट्री से हैं। ठीक है, तो अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें जो टॉपिक आता है जीएस2 इंटरनेशनल रिलेशंस, वहां पर ये चीजें आपको काफी मददगार साबित होंगी। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर क्लियर है तो सर प्लीज गिव मी थम्स अप। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 72। बताइए, recently the Bhumi Samman 2023 were presented by the President of India, Srimati Draupadi Murmu. It was organized by which of the following union ministries? Recently, the Bhumi Samman 2023 were presented by the, ये एक तरीके के अवार्ड है जो हमारे प्रेसिडेंट देती हैं। तो ये भूमि सम्मान जो अवार्ड है किसने ऑर्गेनाइज किए थे? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, पंचायती राज मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी, तो आप लोग ये मुझे अच्छा लगा कि आप लोग लॉजिक लगा रहे हैं, क्योंकि भूमि से हम क्या समझते हैं? लैंड, लैंड मतलब एग्रीकल्चर। तो हाँ, तुक्का लगाने की अगर बात हो तो एग्रीकल्चर लगाया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको भी पता है कि करेक्ट आंसर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो। लेकिन हाँ, लॉजिक आप यूज कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे है सर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि की बात हो रही है वो एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये भूमि सम्मान दिया किसे जा रहा है? देखो, भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लाया था, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये भारत सरकार का इनिशिएटिव इसलिए लाया गया था कि गांव गांव में जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं सबको क्या करा जाए? डिजिटलाइज करा जाए। ठीक है, सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करा जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और किसी तरह के फ्रॉड्स को कम किया जा सके और सिस्टम में एफिशिएंसी हो अगर डिजिटलाइज करेंगे। तो इस डिजिटलाइज के प्रोसेस में जिन लोगों ने अच्छा काम किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे आपके स्टेट सेक्रेटरीज हुए या ऐसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हुए जिन्होंने अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट पे बहुत अच्छा काम किया रिगार्डिंग दिस डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो उनको क्या दिया गया है? भूमि सम्मान दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से। ठीक है, इसमें आपका जो कैडास्ट्रल मैप्स है उसका डिजिटाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन, ठीक है, टेक्सचुअल और स्पेशल डेटा को इंटीग्रेट करा जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सर्वे किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन को कंप्यूटराइज कराया जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन और लैंड रिकॉर्ड्स है उनको इंटरऑपरेबल बनाया जाएगा। ठीक है, इससे ये भी फायदा रहेगा कि मान लो अगर किसी लैंड पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर आपके पास इसका डिजिटल डेटा है तो इस लैंड से रिलेटेड आप सारी जानकारी निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, तो लॉजिक लगाया दैट इज ए गुड थिंग है ना, उसको ये मत सोचना लॉजिक गलत लगाया। हाँ, लेकिन लॉजिक को वे बियॉन्ड थोड़ा और ले जाने की जरूरत है कि भूमि से मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता ना। अब कभी कभी इस तरह के हमें शौक मिल जाते हैं। अब सारे सवाल सर अगर लॉजिक से सही होने लगे तो फिर मतलब कोई पढ़ेगा क्यों? सब लॉजिक लॉजिक खेलेंगे। ठीक है, तो यही होता है, आप जितना चीजों को ग्रैब करेंगे, ठीक है, जितना आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और जितना आप इंटेलिजेंट गैसिंग करना सीख जाएंगे उतना ही आपका एग्जाम में स्कोर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ गैसिंग काम नहीं आएगी, कुछ कुछ हमें नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी सर दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो दैट विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो अब एटलीस्ट ध्यान तो रहेगा ना। अब आपने जिन्होंने दिमाग लगा के एग्रीकल्चर ऑप्शन टिक किया, ठीक है, अब उनके दिमाग में ये बैठ गया कि सर हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का काम है। अब ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया
तो अगर आपने यहाँ गलत भी करा है ना तो एग्जाम में सही कराओगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करो, जितना आप लॉजिक से उसको सोच पाओ, जितना दिमाग लगा पाओ उसमें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, और उसके बाद जब आप करेक्ट आंसर सुनोगे ना तो वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान रह जाएंगी, उतना ही रिवीजन में आपको कम एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मेरा कहना रहता है कि क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो और कमेंट में आंसर जरूर आप मेंशन करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज नेशनल मल्टी-डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अ प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023 बाय नीति आयोग, हाउ मेनी पीपल एंड in India have moved out of multi-dimensional poverty between 2015 and 2019? देखो, हमने कुछ टाइम पहले एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करी थी। मैंने आपसे कहा था कि ओपीएचआई और यूएनडीपी इन दोनों ने मिलकर इस इंडेक्स को अभी रिलीज करते हैं। उसी बेसिस पे नीति आयोग ने नेशनल लेवल पे एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया है। तो इसके हिसाब से इन 6 सालों में 15 से 21 के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी से बाहर आ गए, आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यानी अब हम सिर्फ पॉवर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम एजुकेशन को भी काउंट करते हैं, हेल्थ को भी काउंट करते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड को भी काउंट करते हैं। पहले पॉवर्टी में हम सिर्फ इनकम देखा करते थे या कितना कैलोरी कोई इनपुट खा रहा है उसको देखते थे, लेकिन अब हम एक कलेक्टिव एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, ठीक है। तो ये नीति आयोग भी उसी बेसिस पे उन्होंने अपना एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया है। देखो एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो ये ना कहना कि बताया नहीं था, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीति आयोग। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए। इनके डेटा के अकॉर्डिंग 13.5 करोड़ जो लोग हैं वो आपका पॉवर्टी से बाहर निकल आए हैं। ये जो नीति आयोग का इंडेक्स है ये किस पे बेस्ड है, अभी एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, और एक सेकंड एडिशन आया था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उस पे बेस्ड है ये आपका। सॉरी, ये बेस तो इसी पे है, और ये जो इस तरह का इंडेक्स है ये अभी तक का सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। पहला एडिशन आया था 2021 में, अब ये उस तरह का सेकंड एडिशन है, और इसमें जो रिपोर्ट है ये किस पे बेस्ड है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे बेस्ड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। देखो देश में जो सबसे बड़ा आपका सर्वे होता है वो होता है सेंसस। सेंसस के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सर्वे होता है वो होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो जितना बड़े लेवल का सर्वे होगा उतना ही डेटा वो एक्यूरेट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर किन तीन फील्ड्स को कंसीडर किया गया है, यहाँ पर भी हेल्थ को, एजुकेशन को और स्टैंडर्ड लिविंग को कंसीडर किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीनों को वेटेज क्या दिया गया, इक्वल दिया गया है। जैसे आप जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें हेल्थ के 2 फैक्टर थे, एजुकेशन के 2 थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 6 थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं और तीनों को बराबर बराबर वेटेज मिला है, ठीक है। हेल्थ को, एजुकेशन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को 12 इंडिकेटर्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी है और मैटरनल हेल्थ है, ठीक है। ये तीनों गए हेल्थ से रिलेटेड। फिर उसके अलावा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ये आपका किससे रिलेटेड हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड। फिर उसके अलावा कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीनों को बराबर बराबर वेटेज दिया गया है। तो अब एक बार सर डेटा को देख लेते हैं। तो अगर हाइलाइट्स की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में गिरावट आई है। इनके हिसाब से 13.5 करोड़ लोग हैं, इन 5 सालों में वो गरीबी से बाहर आए हैं। पॉवर्टी परसेंटेज में भी गिरावट आई है, ठीक है। पहले जो पिछली बार जो 2015 में इनके हिसाब से जो पॉवर्टी परसेंटेज 24.85 था, अब वो घट के कितना रह गया है, 2019 में 14.96 परसेंटेज रह गया है। रूरल अर्बन डिवाइड की बात करें तो सर इनके हिसाब से रूरल एरियाज में
जो पॉवर्टी है वो 32% से घट के कितनी हो गई है 19%, और अर्बन एरियाज में पॉवर्टी 8.65 से घट के हो गई है 5.27%। ठीक है, अगर स्टेट लेवल की बात करेंगे कि इस स्टेट में कितना असर पड़ा है, तो सबसे बड़ा जो पॉवर्टी में डिक्लाइन देखने को मिला है वो देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सॉ द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो वो कौन है सर, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, इनमें भी काफी गिरावट देखने को मिली है इन पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद सर अगर हम लोग देखें एसडीजी टारगेट, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने एक टारगेट बना रखा है, जिन्हें 17 गोल्स बना रखे हैं, जिन्हें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 गोल्स है जो बाय 2030 सारे कंट्रीज को पूरे करने हैं। तो अगर एक सस्टेनेबल गोल है कि रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय एटलीस्ट हाफ, मतलब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो कितनी कर देनी है, एटलीस्ट हाफ कर देनी है। तो सस्टेनेबल गोल 1 का सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 1 का एक सब सेक्शन है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एटलीस्ट हाफ कर देनी है हमें, ठीक है, बाय 2030। तो वहां तक लगभग हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2015 से 2019 में अगर हम देखें तो इनके हिसाब से पॉवर्टी इंडेक्स 0.11 से 0.066 हो गया, जो कि नियरली हाफ हो चुका है। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 1. ठीक है, तो दीज आर द की लाइट्स ऑफ द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। बहुत लंबी रिपोर्ट है, बट फिर भी जितना शॉर्ट में कंसाइज करके पॉसिबल था मैंने यहाँ पर आपका करने की कोशिश की। ठीक है, हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है सर यहाँ तक? ऑलराइट, एक काम आप अपने एंड से करेंगे कि ये जो देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम चलाई है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मनरेगा, आवास योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, और प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ग्रामीण सेक्शन है, एक अर्बन सेक्शन है, एक सौभाग्य हर घर बिजली योजना, उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो ये दीज आर सम ऑफ द फ्यू स्कीम, इनके बारे में एक एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनका मेन टारगेट क्या है स्कीम्स का, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 74। Recently, the opposition parties in India have adopted the new alliance named India. What is its full form? हाँ जी सर, ये देखो खाता खोलने के लिए सवाल मैंने डाला है, ये सर कर देना है ना, इसमें इसमें सर गलती नहीं करना है, ये खाता खोलने के लिए मैं डालेगी तो आसान है, कर दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ लेकिन देखो कभी कभी कुछ भी पूछ लेता तो हो सकता है पूछ ले, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया आपका। बताइए सर, अभी इंडिया नाम का एक अलायंस बना है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? अब देखो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की अलायंस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस जैसी तो सर बात नहीं होगी ना, और इनसाइड किस चीज का इनसाइड, ये भी नहीं होगी सर, तो सी और डी तो नहीं हो सकते। तो ए और बी में से ही आप तुक्का लगाओ क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। पहले अलायंस का नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, पहले नाम था यूपीए, अब इन्होंने यूपीए से बदल के क्या कर दिया, इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसी तरह से जो इसमें मेन पार्टी कौन है, कांग्रेस है। इसी तरह से जो बीजेपी जिसमें मेन पार्टी है, उस अलायंस का नाम क्या है, एनडीए। एनडीए बोले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65।
Who amongst the following is the author of the new book Through the Broken Glass, an autobiography? थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, इस किताब के सर ऑथर कौन है? हाँ जी सर, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, इस किताब के ऑथर कौन है? एक क्या, मैं पूछ रहा हूँ, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो भी लगता है लगाइए सर आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इज टीएन सेशन। ठीक है, ये किताब किसके बारे में? टीएन सेशन के बारे में। टीएन सेशन कौन थे? हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, और उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया सर, क्योंकि जिस टाइम वो इलेक्शन कमिश्नर बने थे उस टाइम लोग जानते नहीं थे कि हाँ इलेक्शन कमिश्नर इतना पावरफुल होता है। तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की क्या पावर है, क्या वो कर सकता है, उसके लिए बेंचमार्क सेट करा था। उनके बाद से ही लोगों को पता चला था कि हाँ भाई इलेक्शन कमीशन भी कोई एक दमदार बॉडी होती है। उन्होंने ये शो कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, और ये सरकार को भी घेरे में ले सकती है। उन उनसे एक बार किसी ने इंटरव्यू भी लिया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं राष्ट्र रोज ब्रेकफास्ट में एक पॉलिटिशियन को खाता हूँ। तो उनका तरीका सॉर्टेड था, अगर कोई भी पॉलिटिशियन किसी तरीके के गलत अनाउंसमेंट या किसी तरह का हेट स्पीच वगैरह देता था या कुछ गलत भाषण देता था, तो वो तुरंत पब्लिकली आके उस पॉलिटिशियन को कंडेम करते थे, कहते थे हाँ भाई इस पॉलिटिशियन ने गलत तरीके से कहा। तो जब इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिशियन को कंडेम करेगा तो ऑब्वियसली बात है उस पॉलिटिशियन की इमेज को नुकसान होगा, तो पॉलिटिशियन कुछ भी गलत कहने से बचते थे। आज आप जो देखते हो कि वोटर आईडी कार्ड यूज होता है इलेक्शन कमीशन में, तो वो वोटर आईडी कार्ड भी किसका इनिशिएटिव था? वो टीएन सेशन का ही इनिशिएटिव था, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, दिमाग क्या क्या याद रखते, सही बात है। तो दिमाग वही याद रखता है जिसको आप रिपीट करते हो। ठीक है, तो वही याद रखता है दिमाग। तो अभी कौन है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर? बिल्कुल राजीव कुमार है। अभी कुछ देर बाद मैं एक आपका लिस्ट अपलोड करूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा लिस्ट, जिसमें जितने भी अभी इंपॉर्टेंट हेड ऑफिस हैं, तो अभी कौन उस ऑफिस का हेड है, तो उसमें पूरी एक लिस्ट है, वो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल होस्ट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 2024? खैर ये तो जुलाई का करंट अफेयर है, इसीलिए बोल रहा है विल होस्ट। अब तो ये होस्ट हो भी चुका है आपका, अगस्त में ये कंप्लीट हो भी चुका है। ठीक है, अवार्ड वगैरह भी मिल गए। तो अब इसमें आप ये बता दो, ये आपका जो इवेंट है 69 फिल्म फेयर अवार्ड, ये कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, गुजरात में हुआ था, या फिर आपका कर्नाटका में हुआ था? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज गुजरात। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। Question number 77. Recently, who among the following has become the youngest person ever to cross the North Channel?
बताइए कौन बन गया यंगेस्ट पर्सन एवर टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? मिहिर सेन, अंशुमन जिगर, अनीता सूद, गौरवी सिंह। मिहिर सेन तो सर बहुत पुराना नाम है, इन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था अपने टाइम में। ठीक है, तो मिहिर सेन तो ऑब्वियसली बात है भी नहीं हो सकता क्योंकि ये यंगेस्ट पर्सन की बात कर रहा है। तो ये अंशुमन जिगरन, अनीता सूद, गौरवी सिंह। बताइए सर क्या आंसर होगा? हाँ जी, वेल करेक्ट आंसर इज अंशुमन जिंदल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अंशुमन जिंदल। और एक 18 ईयर ओल्ड ओपन वाटर स्विमर है, नवी मुंबई से, अचीव्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन बाय बिकमिंग द यंगेस्ट पर्सन एवर टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। ये सर नॉर्थ चैनल है कहां पर? तो ये देखो, ये आपका पूरा यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है। ये इसका नॉर्थ आयरलैंड वाला हिस्सा है, ये आपका स्कॉटलैंड वाला हिस्सा है। इनके बीच में जो वाटर पैसेज है उसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ चैनल। देखो वाटर पैसेज के लिए तीन आपका नाम ज्यादा यूज होते हैं। एक तो यूज होता है स्ट्रेट, एक होता है पैसेज, एक यूज होता है आपका चैनल। ठीक है, तो जब बहुत ही मतलब आप मान लो संकरा रास्ता हो, जैसे मान लो एक लैंड मास ये, एक लैंड मास ये, तो बहुत ही नैरो अगर पास हो, नैरो पैसेज हो तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। ठीक ठाक पैसेज हो तो पैसेज कहते हैं, और काफी वाइड अगर पैसेज हो तो उसे चैनल कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये इधर से इधर इसको क्रॉस किया है, यंगेस्ट पर्सन बन गए इसको क्रॉस करने वाले। और इन दोनों बीच के जो वाटर बॉडी है इसको हम सब क्या कहते हैं? आपका नॉर्थ चैनल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यूके के ही एरिया में आता है। स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड जो दोनों यूके के हिस्से हैं, उनके बीच की ये वाटर बॉडी। ठीक है, ये देखो ये इधर ये आपका इंग्लैंड है। ठीक है, ये आयरिश सी है। ये अगर आपका फिर ऊपर चले आओगे तो अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो एक तरीके से अटलांटिक ओशन और आयरिश सी को भी कनेक्ट करता है आपका नॉर्थ चैनल। ठीक है, क्लियर है सर यहाँ तक? आई होप इट इज क्लियर ना। क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप, तो हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 78। Recently, which of the following ministries has launched the AI training program called AI for India 2.0? Ministry of Education, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Science and Technology, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. बताइए सर, which of the following ministries has launched the AI training program called AI for India 2.0? Ministry of Education, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Science and Technology, या फिर Ministry of Skill Development on Entrepreneurship? बताइए सर। AI for India 2.0 देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर ये। AI क्या एक स्किल है, स्किल से रिलेटेड बात हो रही है तो सर हो सकता है आपका स्किल डेवलपमेंट हो। ठीक है, हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। AI for India 2.0 is a free online training program focused on artificial intelligence. The program is a continuation of AI for India 1.0 which was launched on February 24, 2021। मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। स्किल इंडिया और आईटी मद्रास के एक स्टार्टअप है गूबी, इन दोनों के बीच का ये आपका एक जॉइंट कोलैबोरेशन। ठीक है, चलिए सर, तो जो लोग ये ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो अगले दो क्लासेस में हम लोग आपका जो ये करंट अफेयर्स है जुलाई का, ठीक है, अगले दो क्लासेस में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर, तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस भूल गए हैं उन सबका उसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, पीडीएफ आपका जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और वहां अगर पीडीएफ आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 9990784644 पे।
ठीक है, अगर पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैंने जुलाई तक का पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है। अभी 100 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, वो सारे 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी जो वैल्यू एडिशन है वो सिर्फ अभी 80 क्वेश्चन का हुआ, तो 20 क्वेश्चन का बाकी है, तो वो भी मैं जल्दी आपका कल तक करके आप फिर से उसको अपलोड कर दूंगा। तो जो भी अपडेट होगा वो लिंक आप अपने पास करेंट अफेयर्स की सेव कर लीजिएगा, है ना। तो जो भी अपडेट हुआ करेगा उस लिंक में आपको वो अपडेट मिल जाया करेगा, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।